नमस्कार। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे आप सबसे कि जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं, वे आमतौर पर सभी स्टूडेंट के पास तो इंस्टीट्यूट को एक्सेस कर पाना, कोचिंग में एडमिशन ले पाना, या फिर यूँ कह लीजिए कि सभी के लिए ये अवसर नहीं मिल पाता है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि वो शहर की ओर नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे लायबिलिटीज़ होने की वजह से, या अलग अलग सर्कमस्टेंसेस या प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों, और वे सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। एक तरफ दिल दिमाग में आग लगा हुआ है और एक डिज़ायर और एक बर्निंग डिज़ायर है कि हमें तैयारी करना है सिविल सर्विस का और सिविल सर्विस में आना है। और दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन, या फिर किसी इस वजह से मैं शहर की ओर नहीं मूव कर पाऊंगा। तो मुझे बिना कोचिंग का तैयारी करना है, तो मैं कैसे करूं? पहला सवाल। दूसरा है कि अगर मैं बिना कोचिंग का अगर तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या मैं किस तरीके से तैयारी करूं? क्या क्या मेरे लिए या हम सब के लिए सोर्स क्या होगा? किन किताब को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? दो सवाल। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि क्या सर मैं बिना कोचिंग का इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, सिविल सर्विस के एग्जाम को, चाहे वो जेपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, या कोई स्टेट पीसीएस हो, या फिर यूँ कह लीजिए यूपीएससी का प्रिपरेशन हो। आज इन तमाम सवाल को लेकर के मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको ऑथेंटिक और बेस्ट तरीके से गाइड कर पाऊं, जिससे कि आप अपने सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो इच्छा है, जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, इसको आप फिलफुल कर पाएँ। देखिए, आमतौर पर सभी स्टूडेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कोचिंग क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस को एक्सेस कर पाना, क्योंकि एक तो कोचिंग का जो एक्सपेंसेस है, आपका रहने का जो एक्सपेंसेस है घर से बाहर रह करके, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इस डिजिटल वर्ल्ड से आप हैं अभी, जो आप जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो क्या इन तमाम चीज़ों को, रिसोर्सों को यूज़ करके आप तैयारी अच्छा कर सकते हैं या नहीं? मैं अगर बोलूँ एक बात कि आप तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं, आजकल हर चीज़ का एक्सेस आपके फ़ोन पे आ गया है। आपके फ़ोन पे सारे चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आप भले ही फिजिकली अवेलेबल किसी इंस्टीट्यूट में ना हो, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, या फिर ऑनलाइन क्लासेस अगर आप फिर भी नहीं ले पा रहे हैं 8, 10, 20, 25, 50, 1 लाख क्या, तो क्या करना चाहिए आपको? मैं आपको फी न देने के संदर्भ में बात कर रहा हूं। आप फी पे करने के लिए सक्षम नहीं है, उस कंडीशन में बात कर रहा हूं। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप वाकई में तैयारी करना चाह रहे हैं या टाइम पास करना चाह रहे हैं, या फिर यूं कहना चाह रहे हैं कि मैं सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर लिटरली या फिर यूं कह लीजिए कि आपका रियल में अगर तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप किसी भी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी सिविल सर्विस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्त, तो सबसे पहले बात इस बात को ध्यान रखना है कि मटेरियल क्या है और हम कैसे मटेरियल को अवेलेबल करके पढ़ सकते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं आपके पास मटेरियल्स को लेकर के, जिसे हम लोग रिसोर्स बोल सकते हैं, रिसोर्सेस को लेकर के पहला बात। दूसरा बात यह है कि आपको
अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या फिर खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहले बात, आपके पास सभी सही जगह पे आपको गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। आपको अगर सही से गाइडेंस मिल गया है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको सही से गाइडेंस नहीं मिला, यूं कह लीजिए कि आपको सही से डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शंस आपको अगर सही से नहीं मिला तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, क्या आप सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम है या नहीं? अगर आप सेल्फ स्टडी, देखिए आप ऑफलाइन कीजिए या ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, आपको तो एक गाइडेंस का जरूरत पड़ेगा ही, मटेरियल का, रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा आपको, सेल्फ स्टडी करने का तो जरूरत पड़ेगा आपको। आखिरी अगर मैं बात करूं तो ये हर एक स्टूडेंट को जरूरत पड़ता है। जब ये ऑफलाइन स्टूडेंट को, ऑनलाइन स्टूडेंट को जरूरत है, तो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं ले सकता है क्लास, उनके लिए भी तो ये चीजें हैं। तो सर डिफरेंस कहां पे होगा, ये भी बात को जानना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल दोनों का अप्रोच क्या है, हमें किसी भी हालत में एग्जाम को क्रैक करना है। आप किसी जगह पे जा करके क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो इन तमाम चीजों को तो आपको करना है, और उन स्टूडेंट के लिए भी ये है जो कोचिंग क्लास लिए हुए भी हैं। मैं बात कर लेता हूं एक बार कि जो स्टूडेंट क्लास नहीं लिए हैं और जो क्लास लिए हैं, ये दोनों में से कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखा और चौथा बात मैं लिखने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट में हमने क्या बोला कि मटेरियल का कलेक्शन कैसे करें, चूज कैसे करें। दूसरा है आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, जो आपको एक मेंटर के तौर पर या डायरेक्शंस देने के तौर पर लोग हों। और सेल्फ स्टडी तो आपको प्रॉपर करना है और टाइम जिसको बोल सकते हैं आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तमाम चीजों के अलावा, जिसके बिना आपका कुछ भी नहीं होगा, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपके यहां रेगुलरिटी नहीं है, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका ये तमाम चीजें व्यर्थ चला जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, कि अगर ये चारों में भी अगर हम कॉमन बात करें तो आपके अंदर एक रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे आप कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये 4 फैक्टर्स में मैं पहले एक एक करके सारी बिंदुओं पर बात करता हूं और समझाने की भी कोशिश करता हूं कि कैसे आपको इन तमाम चीजों पर काम करना है। अगर मैं बात करूं पहले मटेरियल को लेकर के, एक एक करके मैं डील कर लेता हूं सारी चीजों को, फिर आगे समझते हैं हम लोग। मटेरियल को लेकर के मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, मटेरियल को लेकर के कि मटेरियल में आपको क्या क्या अपनाने चाहिए और कौन से मटेरियल रिसोर्सेस आपको लेना है। देखिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम का तो तैयारी नहीं करेंगे। पर्टिकुलर एग्जाम कहने का मतलब पर्टिकुलर स्टेट का, सिर्फ झारखंड का ही नहीं करेंगे, बिहार का ही नहीं करेंगे, या यूपीएससी का कर रहे हैं तो आप स्टेट नहीं देंगे, ऐसा तो बात है नहीं। तो सबसे मुख्य बात होता है कि हम पहले मटेरियल में कौन सा कॉमन मटेरियल है उसको हम लोग पहले देखते हैं। देखिए सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए सबसे कॉमन मटेरियल है आपके लिए जो इजी टू एक्सेस है, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो शहर में रह करके सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिना कोचिंग के कर रहे हो, या फिर गांव में रह करके कर रहे हो, उनके लिए जो अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, सरकारी जॉब के लिए आप अप्लाई करते तो सरकारी किताब आपको पढ़ने होंगे ही। एनसीईआरटी ये कई दफा और हर जगह पे आपको सुनने को मिलेगा, और यही है रामबाण। 6 क्लास का जो किताब है से लेकर के 10th क्लास तक का एनसीईआरटी और 11th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का एनसीईआरटी, इसे पहले आप ना अपने नेल टिप्स में कर लीजिए। जब तक आप इस एनसीईआरटी को अपने नेल टिप्स में नहीं करेंगे, आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपका सिविल सर्विस नहीं होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, नहीं होगा। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों बोल दे, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप चाहे कितना भी कोई किताब पढ़ लीजिए, यही है जो आपको आंसर राइटिंग करने का स्किल्स को डेवलप करेगा। आपको कम शब्द में अच्छे चीजों को लिखने का जो स्किल्स है वो आपको एनसीईआरटी से ही आएगा। मेन जितने भी ऑथेंटिक रिसोर्सेस और सोर्सेस हैं जो आप कोट करोगे जब लिखोगे आंसर, तो एनसीईआरटी का रेफरेंस से लिखोगे। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी को लेकर के यहाँ पे 2 भेद हैं। एक सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ूं
या न्यू एनसीईआरटी पढूं। यहां पे ओल्ड का सीन नहीं है, अभी यहां पे है न्यू एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। सर एनसीईआरटी आपने बता दिया 12th क्लास तक, तो क्या 12th क्लास का फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे चीजें पढ़ने हैं? यहां पे मैं पहले बात कर लेता हूं 6th क्लास तक तो आपको सिविक्स यानी पॉलिटी जिसे बोलते हैं उसे पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी पढ़ना है, और नेक्स्ट है आपके पास इकोनॉमिक्स और साइंस। ये आपका 5 जो सब्जेक्ट है 10th क्लास तक तो आपको अच्छे से करने हैं, बिल्कुल अच्छे से करने हैं। इसमें मैथ्स और साइंस के कुछ कुछ चीजों को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको ये 4-5 जो सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आपको करने ही करने हैं। पहली बात 12th में 11th 12th का किताब की अगर बात करूं तो हिस्ट्री 11th क्लास 12th क्लास की, ज्योग्राफी 11th क्लास की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बुक 11th क्लास का। उसके बाद 12th क्लास का भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 11th क्लास का और 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हो गया एनसीईआरटी रिसोर्स जो आपके पास आपके स्टडी रूम में या आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए आपको यहां से हेल्प मिले। अब इसके अलावा आपके पास क्या होने चाहिए? आई होप ये रिसोर्सेस के बाद आपके पास और रिसोर्सेस में क्या होना चाहिए। देखिए, आप एक न्यूज़पेपर को तो डेली पढ़ें, न्यूज़पेपर को पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ लें, या फिर अगर आपके पास उपलब्ध है तो पढ़ लें। जैसे अगर सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो आमतौर पर द हिंदू न्यूज़पेपर का सबसे ज्यादा हाईली रिकमेंडेशन, और इसका एडिटोरियल द हिंदू का एडिटोरियल, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल। अगर आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है तो इसका न्यूज डिस्कशन या न्यूज एनालिसिस बोल सकते हैं। जो एनालिसिस है उससे आपको डेली सुनना है और उसका नोट करना है। और नहीं तो आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेस बहुत सारे हैं जो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और उसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए, फोटो स्टेट करवा लीजिए, और उसे आप गो थ्रू करते रहिए। 2 रिसोर्सेस मैंने बोला यहाँ पे, पहला आपका न्यूज डिस्कशन, पीआईबी का न्यूज हो, द हिंदू का हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, और जो कंपाइल किया हुआ पूरा का पूरा बेस्ट रिसोर्स होता है करंट अफेयर के लिए, ये आपको यहां से करना है। और फर्स्ट में बताया आपको एनसीईआरटी का बुक को आपको मजबूती के साथ लेके चलना है। मैं ये पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं कि आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट का तैयारी के लिए, अभी मैं पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, एक कॉमन फैक्टर्स हैं जो हर एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही समझ लीजिए कि पवित्र ग्रंथ की तरह से इसको डेली भजना है, डेली पढ़ना है, डेली सुनना है, कहना है, और रट्टे मारने हैं और अंडरस्टैंड करना है, और लिखने का प्रैक्टिस करते रहना है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है रिसोर्सेस को लेकर के, कि जब कोई भी बुक को या आर्टिकल को आप पढ़ रहे हो, एडिटोरियल को, तो अपना वोकेबलरी, इसका मतलब है कि वर्ड पावर, वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास ठीक ठाक हो, बेहतर हो, और अच्छे मंजे हुए वर्ड्स आपके पास का एक जखीरा हो, एक श्रृंखला हो, एक सीरीज हो, एक पूरा का पूरा बंच ऑफ वर्ड्स का एक गुच्छा हो, जिससे कि आप क्या कर सकें, आप मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आई होप ये रिसोर्सेज को लेकर के आपको यहां तक क्लियर होगा। ये तमाम चीजें अगर आप मैन्युअली खरीद रहे हैं, हार्ड कॉपी खरीद रहे हैं, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, क्योंकि उसमें लिख भी सकते हैं, रफ भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करा लें। आपके पास ये संदूक में होना चाहिए, या आपके स्टडी रूम में होना चाहिए, आपके सेल्फ में होना चाहिए, जिसको आप लेकर के डेली पढ़ेंगे। आई होप मटेरियल को लेकर के मैंने काफी अच्छा से यहाँ तक बताया आप लोगों को कि रिसोर्सेज क्या लाना है। और यहाँ पे कुछ ऐसे बुक्स हैं जिस बुक को आपको रखना ही रखना है। जो मैं बुक अभी बताने जा रहा हूं उस बुक को आप एक बार ध्यान से यहाँ पे देखिए, कौन कौन से बुक आपके स्टडी रूम में या फिर आपके लिए होने चाहिए। देखिए, आपके पास एक तो एम लक्ष्मीकांत होना चाहिए, एक बिपिन चंद्रा की बुक हिस्ट्री की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का होना चाहिए, जो ये सब ऑथेंटिक बुक है। सविंदर सिंह
सविंदर सिंह या फिर माजिद हुसैन का जो ज्योग्राफी का बुक है ये आपके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया, नितिन सर का है, उसे भी आप ले सकते हैं, जो आर्ट एंड कल्चर का आता है, नितिन सिंघानिया। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए ईवीएस का शंकर आईएएस का बुक, ये आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए। अगर ये तमाम बुक हैं तो ये आपको बूस्टअप करेगा और इसे तब पढ़ना है, इसे लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। रमेश सिंह आपको पढ़ना है, ये सभी बुक को आपको पढ़ना है किसके साथ, एनसीईआरटी के साथ। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी का आपके पास नोट्स हो, सारी चीजें को समझा हुआ हो, पहला काम करना है। तो आई होप ये रिसोर्सेज के बारे में हो गया। उसके बाद अगर आप चलना चाहते हैं आगे रिसोर्स को लेकर के, तो किसी कोचिंग का आप मटेरियल्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये हाइजेनिक होगा तब जब आप पहले इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी सिलेबस के किसी भी टॉपिक में अगर आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है तो आप ले सकते हैं हेल्प। कहां से हेल्प ले सकते हैं? यूट्यूब से बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां से आप हेल्प ले सकते हैं और मटेरियल को प्रिंट आउट करके अपना अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। जितना से जितना सरल भाषा में, सरल तरीके से आप चीजों को समझेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अच्छे गाइडेंस के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने सही चीजों को पढ़ लिया, सारी चीजों को पढ़ लिया, और अगर आपके पास सही डायरेक्शंस नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, तो आप नहीं एग्जाम निकाल पाओगे। हर चीजों का कंपाइलेशन, हर चीजों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। कैसे सर? आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपका अगर गाइडलाइन और गाइडेंस अगर सही नहीं है तो भी एग्जाम सही नहीं निकलेगा। अब गाइडेंस को लेकर के मैं क्या बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ। गाइडेंस का मतलब है कि आप जिस चीजों को पढ़ रहे हो उसे आप एक टारगेट लेकर के पढ़िए, और छोटा छोटा टारगेट लेना है, बड़ा टारगेट नहीं। आप ये फिक्स कर लीजिए कि एक वीक में मुझे 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, दूसरे सब्जेक्ट का 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। ये एक बार जिस तरह से बोल सकते हैं कि फर्स्ट विजन की तरह से आपको करना है, रिवीजन नहीं करना है, फर्स्ट साइट की तरह से आपको रिवीजन करना है और सभी सब्जेक्ट को तवज्जो देके चलना है। 2 काम करना है, एक तो नोट्स बनाते हुए चलना है, रीडिंग डालते हुए चलना है, और एक टारगेट फिक्स करके चलना है कि मुझे इस वीक में ये कंप्लीट करना है। अभी मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का या फिर मेंस का, राइटिंग का कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ क्या बोला आपको गाइडेंस में कि आप पहले रीड कीजिए और उसको आप नोट डाउन कीजिए। जो इंपॉर्टेंट है उसे आप क्या करें, नोट डाउन करें। नोट डाउन करने से आपका क्या होगा कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं अगर आप नोट करते हैं तो लंबे समय तक आपको वो याद रहेगा। और रीड करने के बाद जब नोट करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको उस वक्त हो सकता है कि आप किताब को ना उठाएं, अपने नोट्स को उठा करके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं बहुत कम समय में। जहां पे आपने एक वीक में 5 चैप्टर किया था, अगर आपका प्रॉपर नोट्स बना हुआ रहेगा तो एक वीक में हो सकता है कि एक बुक खत्म कर सकते हैं, 10 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। यहां तक पहला गाइडेंस की बात है। दूसरा गाइडेंस में मैं बात कर रहा हूं कि जो भी चीजें आपने पढ़ा इससे रिलेटेड दोस्त आप पीटी का क्वेश्चंस जितना भी प्रीवियस ईयर्स का है, जिसे बोलते हैं हम लोग एमसीक्यूज को लगाते रहिए। एमसीक्यूज लगाने से क्या है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उन सवालों से आपकी जब मुठभेड़ होगी, जब आपकी टकराहट होगी, तो आप कितने संबल के साथ, कितने स्ट्रांगली के साथ आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं और किस तरह का क्वेश्चन का नेचर है उसे भी आप समझ पाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीटी का हो गया। मेंस का क्वेश्चन का नेचर देखिए कि क्या क्या मेंस में सवाल पूछा जाता है और कौन कौन सा टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका भी ध्यान देना है। तो मेंस के लिए आपको जागरूक रहना है और आंसर राइटिंग, जब आपका ये तमाम रीड हो गया, नोट हो गया, पीटी का क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए, उसके बाद आप मेंस राइटिंग की ओर आइए। किधर की ओर आना है? मेंस राइटिंग की ओर। जब मेंस राइटिंग करेंगे तो एक ही बार में 10 क्वेश्चन नहीं लिखना है, टारगेट फिक्स करना है। 1 डे 1 क्वेश्चन, एक दिन में एक क्वेश्चन आपको लिखना है।
और कितने वर्ड में लिखने। अगर यूपीएससी के अप्रोच से कर रहे हैं, कोई भी अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे पहले कम से कम 250 से 300 वर्ड में आप लिखने का कोशिश करें आंसर को। अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में लिख रहे हैं तो उसे आप पूरा का पूरा वैगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पूरा बढ़िया से लिख दीजिए। या आप अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पहले देखिए प्रीवियस ईयर्स का। और यहां पे मैं एक बात और भी आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेंस के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं मेंस के क्वेश्चन के लिए कि अभी तक स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में कौन कौन सवाल पूछे गए, किस तरह का सवाल पूछे गए, तो एक साइंटिफिक रीडर की बुक आती है। किसकी? साइंटिफिक रीडर का। आप ऑनलाइन भी जाकर के देख सकते हैं। तो साइंटिफिक रीडर में टॉपिक वाइज कितने सवाल आए हैं, किस किस पीसीएस में आया हुआ है या फिर यूपीएससी में आया हुआ है, आपको वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, साइंटिफिक रीडर की बुक वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी पीटी के लिए दिशा पब्लिकेशन का है, उसे आप ले सकते हैं। अरिहंत का है, 2-3 है तो उसे आप ले सकते हैं। घटना चक्र है तो यहां से आप लगा सकते हैं। गाइडेंस के रूप में दोस्त ये रखना है याद। क्लियर है आप लोगों को? आई होप समझ में आ रहा होगा। अब मैं तीसरा पॉइंट पर चलता हूं कि सर तैयारी को लेकर के हमें थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह क्या है? वह है दोस्त आपके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप। नहीं, ग्रुप से नहीं होगा, टीम से नहीं होगा, यहां पे सेल्फ स्टडी करना होगा आपको। सेल्फ स्टडी, खुद आप कितना समय देते हैं। देखिए आपको अपने आप को तराशने के लिए ना कोई दूसरा हथौड़ा नहीं चलाएगा, कोई दूसरा आपको छैनी हथौड़ी से नहीं तराशेगा, कोई अपना समय आपको दे दे तो आप तराशे जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। जब तक आप अपने पर्सनालिटी के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए खुद ही जौहरी नहीं बनेंगे, खुद ही ठठेरा नहीं बनेंगे, खुद ही अगर आप आर्टिस्ट नहीं बनेंगे, तब तक कोई भी आपके पर्सनालिटी को आपके या फिर आपके नॉलेज को एनहेंस नहीं कर सकता है दोस्त। पूरी रात है, पूरी दिन है आपके पास, आप पूरा का पूरा स्टडी कीजिए और एक्यूरेसी के साथ स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बैठ गया हूं 4-5-10 घंटे लेकिन मेरी पढ़ाई कुछ नहीं हुआ। तो सेल्फ स्टडी डेली आपको करना है। कब करना है? डेली। और ये आप रूटीन बना लीजिए कि डे में कितना आप घंटा देते हैं और नाइट में कितना घंटा आप स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप 30 दिन का शेड्यूल बनाएंगे तो आपकी फॉलो नहीं हो पाएगी। आप हर वीक, एवरी वीक आप क्या करें? शेड्यूल बनाएं कि एक सप्ताह का मेरा शेड्यूल ये है। अगर आप एक साल का बना लेंगे तो वो हौज पौज, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। किसी ना किसी के हेल्थ में, किसी ना किसी के दुख में, दर्द में हम लोग जाते हैं, आते रहते हैं। कभी कभी ये सब चीज होता है, आप कितना भी अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, घर परिवार दुनिया जहान की चीजें कभी ना कभी आपको डाइवर्ट करता है। तो उतना लंबा नहीं बनाना है, आप एक वीक का बनाइए और साथ ही साथ इन तमाम चीजों को आप एग्जीक्यूट कीजिए प्रत्येक वीक का। और एक एनालिसिस चार्ट बनाइए अपना, और अपना दीवार में चिपका दीजिए उस एनालिसिस चार्ट को कि मैंने इस वीक में इतने चैप्टर को कंप्लीट किया, इतने। आपको ना बड़ा अजीब लगेगा शुरू में, बोलेगा यार मैं बकवास क्या कर रहा हूँ, मैं दीवार में ऐसे टिक कर रहा हूँ, लगता है मैं दूध का हिसाब रख रहा हूँ, न्यूज़पेपर का हिसाब रख रहा हूँ। बट मैं बताना चाहूंगा कि ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आप ये मत सोच लीजिएगा कि दूध वाले का हिसाब लिख रहा हूँ, पेपर वाले का हिसाब लिख रहा हूँ, कपड़े वाले का हिसाब लिख रहा हूँ, या फिर और भी जो आपके चीजें हैं उसका हिसाब नहीं। ये आपका जो है ना, आपका लाइफ को बदलने वाली चीज है और इसको अब हल्के में नहीं लें। डेली का, एवरीडे का आप रूटीन बनाएं, डेली रिवीजन करें, सेल्फ स्टडी करें, और एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि आप बिना कोचिंग का तैयारी कर रहे हैं, बिना किसी जगह पे जाए तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट दोस्त आप 8 घंटे देने का कोशिश कीजिए। रात में कम से कम 4 घंटा पढ़िए, ताबड़तोड़ तरीके से बिल्कुल तोड़ दीजिए अपने आप को, और 4 घंटा ना पढ़िए। चाहे वो 8 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक हो, चाहे 7 बजे लेकर के 11 बजे रात तक हो। आमतौर पर 8 बजे 7 बजे तक लोग सब आइसोलेट हो जाते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि 8 से 12 आपको पढ़ना है या 11 बजे तक पढ़ना है। और नहीं तो अगर आप सुबह में उठ करके 4 बजे से 8 बजे तक या 3 बजे भोर में उठ करके अगर आप पढ़ने की आदत है आपको, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें कोशिश कीजिए कि 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ें, और उसके बाद 8 या 7 बजे आराम से फ्रेश होकर के फिर अपना जो भी दिनचर्या काम करना है
कीजिए, फिर दिन में 2 से 3 घंटे आप चुरा लीजिए। आप बोलेंगे कि सर मैं 4 बजे उठूंगा और इधर मैं 11 बजे सो जाऊंगा, तो बिल्कुल आप 6 से 7 घंटे आप नींद लीजिए, लेकिन आपको 8 घंटा दोस्त पढ़ना है। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे मैनेज करना है, बस मैं एक कॉमन बात बोल रहा हूँ कि आपको 8 घंटा एटलीस्ट पढ़ना है। और ये 8 घंटे में सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको नोट्स भी बढ़ाना है, पढ़ना भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाना है, मेंस भी राइटिंग करना है, और तमाम चीजों को भी लेकर के स्ट्रेटजी भी आपको लेकर के चलना है। आई होप ये आपका सेल्फ स्टडी वाली क्राइटेरिया हो गया। और बिना डिस्ट्रैक्शन का पढ़ना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि जब मन किया दोस्त यार के साथ चले गए, जब मन किया पढ़ें, जब मन किया नहीं पढ़ें। तो इस तरह का फ्लक्चुएशन से आपकी प्रिपरेशन में एक प्रकार से फैडअप और वो जो ग्रिपिंग है वो नहीं आ पाएगा, आपको मजा भी नहीं लगेगा पढ़ने में। अगर रियल में आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट है, ऑथेंटिक स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, तो अपने आप को आपको पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। क्लियर है? बाज को उड़ने के लिए नहीं सिखाया जाता है या फिर किसी चिड़िया पक्षी को, क्योंकि वो जिस माहौल में जिस तरह के अपने आप को एम्बियंस में रखता है वो उसे बनना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को ऐसे रखना है। लास्ट में बात कर रहा हूं आपको कि रेगुलरिटी जो आपको रेगुलर रहना है, ये बहुत लोगों से नहीं हो पाता है सर। सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, डेली 8 घंटे की बात कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 8 घंटे क्या आधा घंटे 10 मिनट भी नहीं पढ़ाया हुआ, तो ये सबसे बड़ा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और यही हानिकारक हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दुविधा की बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। देखिए रेगुलरिटी के लिए क्या करना है, आप कहीं भी हो, अपने जहां से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं वहां तो करना है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन भी कभी चले जाते हैं तो आजकल डिजिटल का टाइम है, डिजिटल आप अपना कुछ भी नोट्स वगैरह भी आप रखिए, लेकिन रेगुलरिटी जरूर रखिए। आप डेली पढ़िए, डेली नहीं पढ़ेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, तो आप जो चीज को पढ़ेंगे वे चीज आप भूल जाएंगे दोस्त। ये बातें यहां तक हो गया रेगुलरिटी का। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं आप लोगों से कि जो भी चीजें आप पढ़ें उसका हमेशा नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, सेल्फ स्टडी करें, और जो मैंने बुक बताया आपको उन तमाम बुक्स को आपको रखना है। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि आप जब तक हेल्दी नहीं रहेंगे, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास हो पाता है तो डेली कम से कम शाम में 1 गिलास दूध पिया कीजिए, थोड़ा एनर्जेटिक फूड लिया कीजिए, और बिंदास होकर के टेंशन फ्री होकर के पढ़ा कीजिए। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है और ज़्यादा इधर उधर की फालतू की चीज़ों में अपने आप को इंगेज नहीं करना है, डिरेल्ड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका समय है ना 21 साल के बाद और 30 साल तक, ये बहुत गोल्डन पीरियड होता है, बहुत हाईली अपॉर्चुनिटी आपके पास रहता है। आपके अंदर वो थोरियम है, वो यूरेनियम है, वो पोटेंशियल है जिससे बड़े से बड़े और घातक से घातक बम भी बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को ये जो समय है ना, यह जो गोल्डन टाइम जो चल रहा है, इसे कभी भी आप वर्स्ट नहीं होने दीजिए, बर्बाद नहीं होने दीजिए। आई होप मैंने जो बात बताया आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ये उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बहुत सारे गाइडेंस नहीं पता कि तैयारी कैसे करना है, नहीं करना, उनके लिए तो बहुत फ्रूटफुल है। अगर ये वीडियो सच में आपके लिए फायदेमंद लगा तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और जो भी आपके भाई बंधु जो भी तैयारी करें उनको भी ये सजेस्ट कीजिएगा वीडियो को, और आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी मैं कंटेंट आप लोगों को जो पीपीटी के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पीपीटी से इसलिए पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप लोग नोट्स भी बना पाए, वरना इस तरह से बनाने से क्या है कि मेरी बातों को आप सुन पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड में भी आकर के बताऊं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कैची होता है, ज्यादा आप लोग इसको देखते हैं, लेकिन जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर या पीपीटी के माध्यम से बता रहा हूं उसको भी आप नोट डाउन करते चलें, उसको अंडरस्टैंड करते चलें। और मैं जेपीएससी को लेकर के सबसे पहले जितना भी सिलेबस है उसको कवर करा लूंगा, और वही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अदर स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम और यूपीएससी का भी वहां से आपको रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी को यही लास्ट में बोलना चाहूंगा कि तैयारी कीजिए, पूरे मन से तैयारी कीजिए और भरपूर तैयारी कीजिए, चाहे जो भी हो, हालात जैसा भी हो, टकराना जरूर है, चाहे टूटेंगे या तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। आप सब यहां तक देखें इसके लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।